हेलो गाइस, माय नेम इज़ नवनीत। वेलकम ऑन क्रैक इट। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। व्हाट इज़ ज्योग्राफी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं, इसका सारा डिटेल आज हम अपनी क्लास में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के रिलेशन को दिखाता है। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के रिलेशन को दिखाता है कि ह्यूमन जो है इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और इन्वायरमेंट उस पर क्या इम्पैक्ट डालता है। इसका सारा डिस्कशन ज्योग्राफी की क्लास में आज हम करेंगे। जैसे कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन का आपको आपको हम बताते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन जो है अपने घर से बाहर जाता है एंड देखता है कहीं पे पेड़ है, तो उसे ये नहीं समझ में आता ये पेड़ इसी जगह पर क्यों पाया जाता है। एंड क्योंकि हर एक वैरायटी ऑफ ट्रीज जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड वेदर एंड सॉइल को सपोर्ट करते हैं। अगर उसका वेदर चेंज हो रहा होगा, क्लाइमेट चेंज होगी, तो नेचुरली उसकी वेजिटेशन भी चेंज हो जाएगी। और जैसे कि आपको पता होगा, समटाइम्स बच्चे आज कहीं से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्रियल लोकेशन है तो वो पूछते हैं कि ये फैक्ट्री यहाँ पे ही क्यों लोकेटेड है। तो इसका भी रीज़न जो है ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से बताया गया है कि हमें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही क्यों लगाना चाहिए। एंड बहुत सारे रीजंस होते हैं ज्योग्राफी के पढ़ने के लिए। जैसे कि पर्टिकुलर कोई जैसे सीजन्स आती हैं, सीजन क्यों चेंज होती है, और जैसे कि जो टाइम होता है उस टाइम का इम्पोर्टेंस क्या रहता है, टाइम को कैसे डिसाइड किया जाता है, डेट, टाइम, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में ही डिस्कस की जाती हैं। एंड अदर अदर फैक्टर जैसे कि अगर हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें माउंटेन्स कहीं पे दिखते हैं, तो कहीं पे प्लेट्यूज दिखते हैं, रिवर दिखती है, कहीं पे कोस्टल प्लेन्स होते हैं, कहीं पे कोस्टल प्लेन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम ज्योग्राफी में करते हैं। ये सारी नेचुरल चीज़ें रहती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे ट्राइब्स क्या हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में डिस्कशन करते हैं। अभी हम आपके सबसे पहले डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी की हिस्ट्री के बारे में। ज्योग्राफी का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे ज्योग्राफी जो है एक शब्द जो कि सबसे पहले ग्रीक में डेवलप हुआ था, और इस ज्योग्राफी जो है ग्रीक का टर्म है, तो इसे इंग्लिश में दो पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। जैसे कि जियो मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है। देन ज्योग्राफी का इंग्लिश में मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। वह सब्जेक्ट, वह चीज़ जो हमें ज्योग्राफी के बारे में, अर्थ के बारे में बहुत डिटेल में बताता है, उसे ज्योग्राफी कहते हैं। इट इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द अर्थ एंड इट्स लाइफ। यह वह साइंस है जो कि अर्थ और उस पे डिफरेंट फॉर्म में जो लाइफ अवेलेबल है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि वेजिटेशन हो गया, फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, ये सारे टर्म जो हैं ज्योग्राफी में डिस्कस किए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज्योग्राफी जो है सबसे पहले ग्रीक में डेवलप हुआ था, तो ये ज्योग्राफी को टर्म जो है सबसे पहले एराटोथेंस ने दिया था, जो कि एक ग्रीक स्कॉलर थे। अब जो मॉडर्न ज्योग्राफी है उसको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने डिस्क्राइब किया है और उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, और इसकी डेफिनेशन भी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी थी। अब ज्योग्राफी में एक चीज़ होती है जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, वो होता है मैप। और मैप जो है एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया को हम एक स्मॉल एरिया में डिफाइन करते हैं। सच एज मान लीजिए अगर कोई 1000 किलोमीटर का फिजिकल कोई भी चीज़ है, रोड मान लीजिए कोई रोड है 1000 किलोमीटर का है, तो हम उसे मैप पे 1 सेंटीमीटर में, 1 mm में या 1 मीटर में अलग अलग स्केल पे दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें मैप में डिस्कस करते हैं। अब अर्थ को जो है, अर्थ को एक स्फीयर शेप में है, तो उसे हम लोग अर्थ को मैंने ग्लोब के आकार में जोग्राफर्स ने डिस्क्राइब किया है। वहीं अगर हम उसे अर्थ के आकार को अगर स्प्रेड शीट में देखते हैं
तो उसे हम मैप कहते हैं, जो कि ग्रीक के एक स्कॉलर्स ने उसे नाम दिया था एनेक्सिमेंडर। अब हम आइए ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सी, एयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज्योग्राफी इन सारी टर्म्स से रिलेटेड है। लैंड पे क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, सीज में क्या है, क्या नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस एयर है। प्लांट एंड एनिमल लाइफ, जो कि फ्लोरा एंड फौना होता है, उसकी बारे में भी हम इसमें डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक कि हम इसमें ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, जो कि एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, उसका भी सम पार्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी डू नॉट स्टडी only the variation in the phenomena over the earth's surface, but also the study association with the other factors which cause these variation। जैसे कि ज्योग्राफी एक कोई भी वेरिएशन को नहीं पढ़ता है, केवल कोई मान लो कोई चेंज हो रहा है उसको नहीं पढ़ता, उस चेंज को के होने के कारण क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। अब जैसे अगर इंडिया में रेनफॉल हो रही है, तो इसके जो रीजंस हैं, मॉनसून आने के जो रीजंस होते हैं, वो हम ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। क्यों आता है? अगर हिमालयन का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, अब वो ईयर बाय ईयर थोड़ा इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स, उसे हम डिस्कस करते हैं वो क्यों हो रहा है, उसके क्या क्या रीजंस हैं, इसकी वजह से उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पहले ही बताई थी। ज्योग्राफी जो होता है फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्शन को डिफाइन करता है। अब ज्योग्राफी अगर इतना वैरायटी वाला सब्जेक्ट है, मतलब इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो रही हैं, तो इसकी पढ़ने की अप्रोचेस भी अलग चेंज रहती हैं। जैसे कि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए दो अप्रोचेस डिफाइन की गई हैं, एक होता है सिस्टमैटिक अप्रोच एंड अनदर वन इज रीजनल अप्रोच। एंड सिस्टमैटिक अप्रोच में ये रहता है कि जो नॉर्मल ज्योग्राफी होती है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पढ़ रहा हूँ, अगर मैं किसी वेदर को पढ़ रहा हूँ, मतलब वेदर का एक एलिमेंट मान लीजिए, अगर मैं एयर को पढ़ रहा हूँ, तो पूरे अर्थ पे एयर का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसा सर्कुलेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहीं रीजनल अप्रोच में ये रहता है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया जो है, एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के वेदर क्या, उसका वहाँ पे वेदर क्या है, वहाँ की सॉइल क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वहाँ पे रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, एक पर्टिकुलर रीजन के में जो भी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं उसे हम रीजनल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और रीजनल ज्योग्राफी को कार्ल रिटर ने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया था। ये हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। वहीं सिस्टमैटिक अप्रोच को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। इसे भी स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम लोग क्लासेस आने वाली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, और आपको बहुत अच्छे से एंजॉय होगा। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में जाना है कि ज्योग्राफी जो है कैसे अदर सब्जेक्ट के साथ रिलेशन में है, तो इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे वह कैसे अदर सब्जेक्ट के साथ रिलेशन में है। जैसे अगर मैं ह्यूमन को यहाँ पे रखता हूँ, तो जियोलॉजी जो है जब ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन में आती है, तो वो जियोमॉर्फोलॉजी के तहत हम ज्योग्राफी में डिस्कशन करते हैं। सोशलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी को कल्चरल ज्योग्राफी में, एंड इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, बायोलॉजी को बायो ज्योग्राफी में। जब ये बायोलॉजी जो है ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करती है और उस डेमन को हम पढ़ते हैं, उस रिलेशन को पढ़ते हैं, तो वो बायो ज्योग्राफी में आती है। हेल्थ साइंस जो होता है मेडिकल ज्योग्राफी, प्लानिंग एंड अर्बन स्टडीज जो होता है अर्बन ज्योग्राफी होता है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी होता है, साइकोलॉजी जो है बिहेवियरल ज्योग्राफी होता है, एंड मराइन साइंस जो होता है मराइन ज्योग्राफी होता है। मीटरोलॉजी जो होता है वो क्लाइमेटोलॉजी के तहत हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। डेमोग्राफी
जो कंट्री की पॉपुलेशन होती है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अलग अलग थिंकर्स को भी पढ़ते हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल ज्योग्राफी के डोमेन में पढ़ा जाता है। जो ये सारा रिलेशन जो है ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिस्टमैटिक अप्रोच, जो कि वॉन हमबोल्ट ने दिया था, उसको अलग अलग उसकी ब्रांचेस क्या हैं, उसे हम कैसे अलग अलग पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। इसीलिए इस बेसिस पे ज्योग्राफी को इस सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी को जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सोयल ज्योग्राफी, एंड वहीं ह्यूमन ज्योग्राफी को सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, रूरल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इनका सारा किसका क्या यूज रहता है, एग्ज़ाम के रिलेटेड क्या यूज रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। आप लोग क्रैक इट पर जुड़े रहिए। अब जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी जो है, फिजिकल ज्योग्राफी रहता है, ह्यूमन ज्योग्राफी रहता है। इसमें अलग अलग पार्ट्स रहते हैं जो हम पिछली स्लाइड में आप लोगों के साथ डिस्कशन में ले चुके हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। इसके बाद हम कुछ क्लासेस के बाद आएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी पे। आइए सबसे पहले जानते हैं फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, आप सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी से क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में क्या समझते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमें उसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आप लोग हमें बताइए। द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट बाय इटसेल्फ इज फिजिकल ज्योग्राफी। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी लैंड की स्टडी करते हैं, अगर मैं एयर का स्टडी कर रहा हूँ, अगर सी का स्टडी कर रहा हूँ, ओशियंस का स्टडी हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल ज्योग्राफी में आती हैं। वहाँ पे क्या क्या इवोल्यूशन हो रहा है, क्या क्या डिक्लाइन हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी में आती हैं। फिजिकल ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ द टू ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। द नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी दैट द डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ 4 कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ। अर्थ के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। आइए जानते हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर एक दूसरे के साथ कैसे डिफरेंट हैं। जैसे कि लिथोस्फीयर जो होता है, लिथोस्फीयर ये 2 शब्दों के साथ मिलके बना हुआ है, दैट इज लिथो। लिथो मीन्स होता है रॉक्स। जब हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, कैसे रॉक्स बनती है, कैसे वो डिस्ट्रक्ट होती है, फिर बनती है, ये सारी चीज़ें हम लिथोस्फीयर में पढ़ते हैं। अब लिथोस्फीयर में हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, इनका इवोल्यूशन कैसे होता है, माउंटेन्स कैसे इवॉल्व होते हैं, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, उसका कारण क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर्स में क्या है, अर्थ के एक्सटीरियर में क्या है, ये सारे चेंजेस के बारे में हम लिथोस्फीयर में डिस्कशन में लेंगे। वहीं एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, जैसे कि एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एटमॉस्फेयर में हम लोग स्टडी करते हैं एटमॉस्फेयर कितनी लेयर्स में है, वहाँ पे विंड स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ जो है एक एयर सराउंडेड जो है अर्थ को कर रखा है, तो वो किस किस लेयर में है, उसमें क्या क्या चेंजेस, हर एक लेयर अलग एक दूसरे से अलग क्यों है, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर में हम ये भी पढ़ेंगे कहाँ पे क्या कौन सी क्लाइमेट रहती है, कहाँ पे वेदर इतनी जल्दी क्यों चेंज होता है, रेनफॉल्स क्या क्यों होती है, किस वजह से रेनफॉल्स होती है, क्लाउड्स क्या रहते हैं, क्लाउड्स के टाइप्स क्या रहते हैं। अब जैसे रेनफॉल रहता है, कहीं पे रेनफॉल माउंटेन्स के बैरियर की वजह से होता है, कहीं पे रेनफॉल जो होता है
और एयर बहुत ऊपर उठती चली जा रही है और वहाँ पे क्लाउड बन रहा है, और कोई कोई क्लाउड बहुत लेंदी आकार में होते हैं, उसकी हाइट बहुत होती है, कोई कोई ट्रोपोस्फियर से लेके बहुत हाइट रहती है, जिसकी 10 से 15 किलोमीटर तक की हाइट रहती है। इसका रीजन क्या रहता है? अब वहीं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, तो हाइड्रोस्फीयर में हम वाटर से रिलेटेड पढ़ते हैं, जैसे कि मराइन मराइन इकोसिस्टम के बारे में मराइन इकोसिस्टम के बारे में हम लोग हाइड्रोस्फीयर में पढ़ेंगे, जिसमें अर्थ पे जो भी ओशियंस अवेलेबल्स हैं उनके इंटीरियर में डेप्थ में क्या है, टेंचेस क्या होती हैं, इस्थमस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम हाइड्रोस्फीयर में पढ़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे एटमॉस्फेयर भी कवर हो गया है, लिथोस्फीयर को बता दिया है कि रॉक्स होती है जो भी, वो लिथोस्फीयर में आती है, तो ये हाइड्रोस्फीयर भी हो गया जो सीज होते हैं। इसके अलावा ये बायोस्फीयर कहाँ से आ गया, एक नया वर्ड। बायोस्फीयर जो होता है वो इन तीनों पार्टों का इंटरेक्शन पार्ट होता है, जहाँ पे ये तीनों पार्ट मिलते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा लिथोस्फीयर है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है एंड ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है, तो ये जो पार्ट रहेगा, जो ये वाला हमारा पार्ट रहेगा, ये तीनों चीज़ों से इंटरेक्ट हो रहा है, इनसे मिलके बना हुआ है, ये हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसे इसे बायोस्फीयर कहते हैं। इसके बारे में आने वाली क्लासेस में हम लोग आराम से डिटेल में डिस्कशन में लेंगे। अब एक कोई सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें उसके एलिमेंट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके फ्रेम को कैसे पढ़ेंगे? अगर हम अर्थ को पढ़ेंगे तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए हमें एक फ्रेम चाहिए होता है, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। उसे हम सबसे पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के माध्यम से डिस्कशन में लेते हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो हमें टाइम टाइम को डिफाइन करते हैं, जिससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड वहीं लैटिट्यूड को जो होते हैं वो क्लाइमेट को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। इसे हम आगे आने वाली क्लास में डिटेल में डिस्कशन में लेंगे। थैंक यू, तब तक जुड़े रहिए, एंजॉय करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।